हाल चाल मस्त, तबीयत ठीक, दिमाग फ्रेश। दोस्तों मैं हूं सीएमए राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर बोथ सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल। और आपको आपकी स्क्रीन देख के ये पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो किस बारे में रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे अपने सीएमए इंटर के पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर 9 ओएमएसएम, पेपर 11 एफएमडीए और पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एबीसी एनालिसिस के लिए। लेकिन ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वीडियो को देखने के बाद ना आप सिलेक्टिव स्टडी करना शुरू कर दो। सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। ये वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि आपको एक रिवीजन की प्रायोरिटी दे दूं कि जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको ये पता चल जाए कि किन चैप्टर्स को आपको ज्यादा रिवाइज करना है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप कम रिवाइज भी करोगे तो चल जाएगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में ही नहीं, एमसीक्यू पोर्शन के बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको यह बताऊंगा कि किस चैप्टर से ज्यादातर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करूं तो एमसीक्यू में देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से हर साल एक एमसीक्यू आता है, हर साल नहीं, हर अटेम्प्ट। जैसे जून 23 में देखिए एक एमसीक्यू आया, दिसंबर 23 में एक एमसीक्यू आया, फिर जून 24 में एक एमसीक्यू आया, दिसंबर 24 में अगेन एक एमसीक्यू आया, एक और एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू आ गए दिसंबर 24 में। जून 25 में एक एमसीक्यू और दिसंबर 25 में भी एक एमसीक्यू। तो हर टर्म में एक एमसीक्यू तो मिनिमम आता ही है, तो नेक्स्ट टर्म में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक एमसीक्यू आएगा ही। फिर इंप्लॉय कॉस्ट की बात करें तो एक इंप्लॉय कॉस्ट से, एक और इंप्लॉय कॉस्ट से, जून 24 में इंप्लॉय कॉस्ट से, दिसंबर 24 में भी एक एमसीक्यू, जून 25 में 2 एमसीक्यू, दिसंबर 25 में एक भी एमसीक्यू नहीं आया। लेकिन आपने देखा है कि ऑलमोस्ट हर टर्म में एक एमसीक्यू तो आता ही है, तो एक एमसीक्यू तो इंप्लॉय कॉस्ट से बनेगा। तो यहां पे हम लिखते भी जाते हैं साथ में, इंट्रोडक्शन टू सीए, इससे एक आना है, एक आपके इंप्लॉय कॉस्ट से आना है। फिर कॉस्ट शीट पे बात करते हैं। कॉस्ट शीट का एक 2 एमसीक्यू जून 23 में, दिसंबर 23 में भी 2 एमसीक्यू, जून 24 में एक, दिसंबर 24 में एक भी नहीं, जून 25 में अगेन एक एमसीक्यू, दिसंबर 25 में अगेन एक एमसीक्यू। तो ऑलमोस्ट हर टर्म में एक एमसीक्यू तो इससे भी आया है, तो यहां पे भी एक एमसीक्यू कॉस्ट शीट से आएगा ही। देन अपने बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक एमसीक्यू, फिर दिसंबर 23 में एक और, दिसंबर 23 में एक और, 2 एमसीक्यू, जून 24 में एक एमसीक्यू, दिसंबर 24 में अगेन एक एमसीक्यू, जून 25 में एक एमसीक्यू, दिसंबर 25 में 3 एमसीक्यू। तो ऑलमोस्ट हर टर्म में एक एमसीक्यू इससे भी आता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से भी एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, मार्जिनल। फिर हमारे पास क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर, वेरी गुड, एक। फिर यहां पे दिसंबर 23 में भी, जून 24 में भी, दिसंबर 24 में भी, जून 25 में भी, और दिसंबर 25 में तो 2 एमसीक्यू आ गए कैश नंबर से। तो ये टॉपिक ना आपको याद रखने में शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि भैया हमें याद नहीं रहते हैं 1 से 24 हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे याद रखें। तो उसकी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है, 10 मिनट की एक वीडियो है, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि वो 10 मिनट की वीडियो को अगर आप एक बार सुन लोगे तो आपके ये 2 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा 1 से 24 आपको कैसे याद रखना है, पूरी स्टोरी के थ्रू मैंने वो ट्रिक से समझा दिया है। तो उस वीडियो को आप प्लीज रेफर करिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। देन इसके बाद बजट्स की बात करें तो बजट से दिसंबर 25 में 2 एमसीक्यू आए, जून 25 में भी 2 एमसीक्यू आए, दिसंबर 24 में बजट से एक एमसीक्यू आया, जून 24 में बजट से एक एमसीक्यू आया, दिसंबर 23 में भी एक एमसीक्यू आया, और जून 23 में भी एक एमसीक्यू आया। तो बजट से भी हर अटेम्प्ट में एक एमसीक्यू आता ही है। तो बजट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट एक एमसीक्यू आ ही रहा है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे एक एमसीक्यू दिसंबर 25 में, जून 25 पे, जून 25 में एक भी एमसीक्यू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। दिसंबर 24 में एक एमसीक्यू, फिर जून 24 में अगेन एक एमसीक्यू, दिसंबर 23 में भी एक एमसीक्यू,
और जून 23 में भी एक एमसीक्यू तो आया ही है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी एक एमसीक्यू मिनिमम आता ही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल पे। मटेरियल पे हमारा आया जून 23 में एक भी एमसीक्यू नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर दिसंबर 23 पे चेक करिए, मटेरियल कॉस्टिंग से एक भी एमसीक्यू इधर भी नहीं आया। फिर जून 24 में एक एमसीक्यू दो एमसीक्यू आ गए। दिसंबर 24 में भी एक एमसीक्यू आया। जून 25 में भी एक एमसीक्यू आया। दिसंबर 25 में भी एक एमसीक्यू आया। तो लास्ट स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में नहीं आया, लेकिन लास्ट 4 अटेम्प्ट से हर अटेम्प्ट में आ ही रहा है मटेरियल कॉस्टिंग का भी। तो मटेरियल कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी जो चैप्टर्स है वो सारे ऑप्शनल है। अब उनमें से कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन ये सारे आपके क्या श्योर शॉर्ट चैप्टर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स तो पक्के हैं जिनसे एमसीक्यू आएगा ही। और ऐसा भी नहीं है कि इन 8 चैप्टर्स में से 8 एमसीक्यू ही आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 1-2 एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है। तो आप मान के चलिए कि 10 एमसीक्यूज तो इन चैप्टर्स में से मिलकर आ ही जाएगा। बाकी 5 एमसीक्यूज आपकी जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से बनकर आता है। तो वो आप एक बार खुद से इवैल्यूएट कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर को कितना पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हम जो डिस्कशन करेंगे ना वो हम दिसंबर 23 ऑनवर्ड्स करेंगे, क्योंकि जून 23 के बाद आपका पेपर पैटर्न बदल गया था और दिसंबर 23 के ऑनवर्ड्स वो पेपर पैटर्न कॉन्स्टेंटली फॉलो होता आ रहा है। तो दिसंबर 23 के हिसाब से 2A में कॉस्ट शीट आया, फिर जून 24 में कॉस्ट शीट आया, दिसंबर 24 में अगेन कॉस्ट शीट आया, जून 25 में कॉस्ट शीट आया, दिसंबर 25 में भी कॉस्ट शीट ही आया। तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2A में कॉस्ट शीट से ही आ रहा है। तो इस अटेम्प्ट में जून 26 में भी आएगा कॉस्ट शीट से ही। और कॉस्ट शीट का बड़ा इजी सा क्वेश्चन आता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन आएगा। हाँ, यूनिट जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में भी ना एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। तो वो क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इस अटेम्प्ट में वो पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट में से उन्होंने पूछा नहीं है अभी तक। वो एक अटेम्प्ट में पूछा था और उसके बाद अभी तक एक बार भी वो क्वेश्चन आया नहीं है। तो वो क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। फॉर्मेट तो पूरा कॉस्ट शीट का ही है, तो कुछ अलग चीज आपको करनी नहीं है, बस एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब 2B में क्या होता है ना कि जनरली देखा गया कि एक अटेम्प्ट में एम्प्लॉय, एक अटेम्प्ट में मटेरियल, ऐसे आता है। तो दिसंबर 23 में एम्प्लॉय आया, फिर जून 24 में अगेन एम्प्लॉय आया, लेकिन दिसंबर 24 में मटेरियल आया। जून 25 में एम्प्लॉय आया, दिसंबर 25 में मटेरियल आया। तो इस पिछले टर्म में मटेरियल आ चुका है, तो इस बार चांस क्या है एम्प्लॉय आने का। तो एम्प्लॉय कॉस्ट को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब एम्प्लॉय कॉस्ट में भी क्या पढ़ना है, बोनस कंप्यूटेशन, हालसे स्कीम, रोहन स्कीम, या फिर प्रॉफिट फोरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर। इस बार प्रॉफिट फोरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर का मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत अटेम्प्ट में से आया नहीं है अभी तक, बहुत पहले आया था, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। तो इस बार आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसमें से आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मटेरियल बिल्कुल भी छोड़ के चले जाओगे। एम्प्लॉय आने का चांस ज्यादा है, लेकिन मटेरियल भी आ सकता है। 2 टॉपिक पढ़ने हैं मटेरियल में से, एक पढ़ना है आपको ईओक्यू, एक पढ़ना है स्टॉक लेवल, क्योंकि जनरली मटेरियल से क्वेश्चन आता है तो ईओक्यू या स्टॉक लेवल से ही आता है। तो क्यों छोड़िएगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला सेट है आपका पूरा, ये पूरा कवर हो जाएगा। 2A में इजी सा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आ गया, 2B में मटेरियल एम्प्लॉय आ गया। तो 2A 2B कंप्लीट ये करना ही है। फिर 3A में हर समय ओवरहेड से क्वेश्चन आता है। देखिए ओवरहेड ओवरहेड ओवरहेड, फिर ओवरहेड फिर ओवरहेड। तो इस बार भी जो चांस है वो किसका है, ओवरहेड का ही है। अब ओवरहेड में से ज्यादातर टाइम क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीनरी रेट का, तो वो पिछले अटेम्प्ट में आ चुका है, तो अब इस अटेम्प्ट में तो आएगा नहीं। इस अटेम्प्ट में क्या आ सकता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, या फिर आपका वो क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हम अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं। याद है ना वो क्वेश्चन, तो उसको भी देख लीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो ओवरहेड से आएगा इस बार। और क्या आ सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अब 3B में जो क्वेश्चन आता है वो या तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कंट्रोल अकाउंट्स, या फिर रिकंसिलिएशन से आता है। देखिए कंट्रोल अकाउंट से आया, फिर कंट्रोल अकाउंट से आया, फिर रिकंसिलिएशन आया, रिकंसिलिएशन आया, फिर रिकंसिलिएशन आया। तो लास्ट के 3 अटेम्प्ट में से रिकंसिलिएशन ही आ रहा है।
इस बार मेरे को लगता है कि कंट्रोल अकाउंट से आपको जर्नल एंट्री पास करनी आ सकती है, तो उसको भी प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। तो रिकंसिलिएशन आएगा, रिकंसिलिएशन का चांस थोड़ा कम लग रहा है, चांस ज्यादा किसका है, कंट्रोल अकाउंट्स का। कंट्रोल अकाउंट्स का चांस थोड़ा इस बार ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो सेट है पूरा, एक क्वेश्चन ओवरहेड का आएगा, एक रिकंसिलिएशन या फिर कंट्रोल अकाउंट्स। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ऑप्शनल में निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें जनरली बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है। तो अगर आपको लगता है कि ओवरहेड्स आपका उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है या फिर कंट्रोल अकाउंट्स पे उतना आपका ग्रिप नहीं है, तो ये क्वेश्चन को आप ऑप्शनल में निकालने का सोच सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको तो बिल्कुल भी गलती से भी ऑप्शनल में निकालना नहीं है, बड़ा ईजी रहता है वो। फिर 4A में हर बार ऑपरेटिंग से ही आता है, ऑपरेटिंग फिर बैच ऑपरेटिंग। जनरली 4 अटेम्प्ट में ऑपरेटिंग आया है, 1 अटेम्प्ट में बैच आया है, तो हो सकता है कि इस अटेम्प्ट में भी बैच आ जाए। बट अगेन ऑपरेटिंग और बैच दोनों ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत इजी टॉपिक है। अब क्वेश्चन पिछले बार 10 किलोमीटर्स का आ चुका है, दैट मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट आ गया है। तो इस बार जब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री में से क्वेश्चन आए, और अगर बैच कॉस्टिंग से आएगा तो आपका जनरली इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कंप्यूट करने वाला ही क्वेश्चन आता है वहां से। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर बैच, इसको पढ़ लेना है, और ऑप्शनल में इसको नहीं निकालना है, क्योंकि 4B जो क्वेश्चन है वो अगेन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है जो आपसे नहीं बनेगा। तो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आपको ऑप्शनल में नहीं निकालना है, ये भी आप अच्छे से करके जाओगे। ये भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5A एक बार प्रोसेस से आता है, एक बार जेपीबीपी से आता है। देखिए, प्रोसेस आया, फिर जेपीबीपी आया, फिर प्रोसेस आया, फिर जेपीबीपी आया, फिर प्रोसेस आया। तो अब नेक्स्ट टर्म में क्या आना चाहिए, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आना चाहिए, जेपीबीपी आएगा। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स, उन सब मेथड्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि प्रोसेस कॉस्टिंग को छोड़ के चले जाइएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में भी एक बार प्रोसेस अकाउंट्स बनाना और WIP वैल्यूएशन एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा रिवाइज उसको भी कर लीजिएगा, बट ज्यादातर चांस किसका है, जेपीबीपी का आने का है। फिर 5B में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से लगता है आपको डर, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, बड़ा इजी चैप्टर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या टेंडेंसी है कि एक बार वो लेबर वेरिएंस से पूछते हैं, एक बार मटेरियल वेरिएंस से पूछते हैं। देखिए, लेबर वेरिएंस आया, फिर मटेरियल वेरिएंस आया, मटेरियल आया, फिर लेबर आया, फिर मटेरियल आया, फिर लेबर आया, फिर लेबर ही आया। तो लास्ट के 2 अटेम्प्ट में लेबर से आ चुका है, तो इस टर्म में क्या चांस है, पूरा चांस है कि मटेरियल वेरिएंस से क्वेश्चन आएगा। मटेरियल वेरिएंस, तो मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, लेबर वेरिएंस के भी 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि कोई एकदम करेक्टली पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ज्यादातर चांस है मटेरियल वेरिएंस का, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑप्शनल में निकालना बिल्कुल भी गलत डिसीजन होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोसेस या जेपीबीपी आसान चैप्टर है, और 5B में स्टैंडर्ड है, तो आप स्टैंडर्ड को भी आराम से रिवाइज कर सकते हो। और इस बार मैंने आप लोगों को ऐसे ही बता दिया कि मटेरियल वेरिएंस आने का चांस है, तो वहां पे भी आपका वर्कलोड कम हो गया कि सिर्फ ज्यादातर आपको मटेरियल वेरिएंस ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है वो आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो अभी तक क्या होता था कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, लेकिन पिछले टर्म में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए 7-7 मार्क्स के। तो अगर वैसा रहता है तो एक क्वेश्चन आएगा बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, और एक थोड़ा एडवांस्ड वर्जन आएगा जिसमें आपको हो सकता है कि इकोनॉमिक ऑफर ऑफ अ क्वांटिटी, या फिर आपको सप्लायर्स ऑफर, या फिर एक्सपोर्ट ऑफर, या लिमिटिंग फैक्टर, इन सब का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है तो इसको भी आपको आराम से कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी रहता है, बस वही है कि मेरी ग्रिप कितनी स्ट्रांग है उन चैप्टर्स पे वो देखना है। तो अगर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग पे बहुत अच्छा होल्ड है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी ऑप्शनल में निकालते हैं। बट इसको अगर आप ऑप्शनल में निकालना चाहोगे तो वहां पे एक प्रॉब्लम में आप फंसोगे कि फिर आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी से बचना चाहते हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से कर लेना है। एक क्वेश्चन बेसिक से आ सकता है, एक क्वेश्चन कोई भी एडवांस वर्जन का आ सकता है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो हर बार बजट से आता है, बजट, फिर बजट, फिर बजट, फिर बजट, और फिर बजट। तो जनरली क्वेश्चन क्या आता है, प्रोडक्शन बजट, फ्लेक्सिबल बजट या कैश बजट। तो पिछले टर्म में कैश बजट आ गया है, तो इस बार चांस क्या है कि या तो प्रोडक्शन बजट या फिर फ्लेक्सिबल बजट से क्वेश्चन आ जाए। ज्यादातर चांस मेरे को लग रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट आने का है, तो फ्लेक्सिबल बजट आपको पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 7B जो है
वो अगेन अब थ्योरी क्वेश्चन है। इसमें क्या आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई ना कोई थ्योरी आएगी, जैसे फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या फिर किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप। तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी 7 को भी ऑप्शनल में निकालने का कोई तुक नहीं बनता है। 7 ए बजट का बड़ा इजी क्वेश्चन आएगा और एक चैप्टर तो आपको थ्योरी पढ़ना है, तो वो प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से आता है जनरली 8A में, हर अटेम्प्ट में देखिए इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से ही आया है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो उधर से आप कर लीजिएगा अगर आपको थ्योरी करना है तो। 8B में, अब 8B में ना पता है डिपेंड करेगा कि ऊपर क्वेश्चन नंबर 2B में क्या आया है। अगर क्वेश्चन नंबर 2B में मटेरियल का क्वेश्चन आ जाएगा तो 8B में एम्प्लॉय का थ्योरी क्वेश्चन आएगा, और अगर क्वेश्चन 2B में एम्प्लॉय का क्वेश्चन आ गया तो 8B में फिर मटेरियल का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। तो इस बार जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे को लग रहा है कि जून 26 में 2B में एम्प्लॉय कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा, तो थ्योरी फिर किसका आएगा, जरूर आपका मटेरियल कॉस्टिंग से थ्योरी आएगा। अब क्या थ्योरी आ सकता है मटेरियल कॉस्टिंग से, एबीसी एनालिसिस के एडवांटेजेस आ सकते हैं, वेड एनालिसिस आ सकता है, एफएसएनडी एनालिसिस आ सकता है, मटेरियल इशू प्रोसीजर या मटेरियल स्टोरेज प्रोसीजर आ सकता है। तो इन सब पे ध्यान देना है आपको, जो भी थ्योरी पोर्शन है लास्ट के 1 घंटे में अगर आप अच्छे से करोगे तो 1 घंटे में पूरा थ्योरी पोर्शन मटेरियल का रिवाइज हो जाएगा, और एक क्वेश्चन तो आना ही है उससे। और 8C में अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आता है, तो अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ लोगे तो 7B में भी वो काम देगा, 8C में भी काम देगा। अब ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है पूरे तरीके से कि आप किसको ऑप्शनल में निकालना चाहते हो। मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपको 2 करना चाहिए, 3 को ऑप्शनल में निकाल सकते हो, क्योंकि ऑपरेटिंग मीन्स ओवरहेड और कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम, इन दोनों के थ्योरी क्वेश्चन में भी स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो इसको आप ऑप्शनल में निकाल सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन ऑपरेटिंग और कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा इजी रहता है, अटेम्प्ट करना ही है। 5 से प्रोसेस से आएगा या जेपीबीपी से आएगा, और 5B में स्टैंडर्ड आएगा, तो इसको भी करना ही है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग पे बहुत अच्छा होल्ड है तो कर सकते हो, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा एडवांस साइड पे आता है। अगर आपकी होल्ड अच्छी है तो बन जाएगा, और अगर थोड़ी कमजोर होल्ड है तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। तो क्वेश्चन 6 को ऑप्शनल में निकाल सकते हो, लेकिन 6 को ऑप्शनल में निकालोगे तो थ्योरी करना पड़ेगा। तो ये आपको चूज करना है कि आपका हाथ किस पे ज्यादा टाइट है, थ्योरी पे ज्यादा टाइट है या मार्जिनल कॉस्टिंग पे। अगर थ्योरी आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शनल में निकाल दीजिए और थ्योरी को अटेम्प्ट कर लीजिए, और अगर थ्योरी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो मार्जिनल कॉस्टिंग कर लीजिए, थ्योरी को ऑप्शनल में निकाल दीजिए। ये हो गई नॉर्मल बात। अब अगर आप लोगों को एग्जाम्शन लाना है या 80+ 90+ तक जाना है, तब क्या करना है, उसका बड़ा अच्छा ट्रिक है कि कोई भी एक यूनिट को आप पहले से ही सोच लीजिए किसको आप ऑप्शनल में निकालोगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी यूनिट्स है वो आपको सारे पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप 3 नंबर को पूरा ऑप्शनल में निकालोगे, तो आपको सारे यूनिट्स बाकी पढ़ने होंगे। ऐसा नहीं है फिर आप मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पढ़ोगे, वो भी पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़ना है, क्योंकि क्या होगा ना कोई क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपने पढ़ा हो। जैसे सपोज करिए कि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एकदम मेरे सिलेबस के बियॉन्ड है, मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं पाऊंगा। तो अगर अब मैं 5 नंबर यूनिट को ऑप्शनल में निकालता हूं तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि 6 भी मेरे को ऑप्शनल में निकालना है या थ्योरी ऑप्शनल में निकालना है। तो हर समय आपके पास ऑप्शनल में 2 निकालने के यूनिट्स रहते हैं, तो आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करिए कि एक यूनिट को तो आप ऑप्शनल में निकालोगे, वो आपको पहले से ही पता है, लेकिन दूसरा कौन सा यूनिट आप ऑप्शनल में निकालोगे ना, वो आपको भी नहीं पता है, वो पेपर देख के आपको पता चलेगा। मीन्स आपको बाकी सारे यूनिट्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। क्वेश्चन एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा आ गया जो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, जो आपको लग रहा है आपसे नहीं बनेगा, फिर आप एग्जाम पे डिसाइड करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्शन में निकालना है। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल स्ट्रैटेजी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखिए कहाँ से ज्यादातर थ्योरी एमसीक्यू आ रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग से 2 आया, फिर दिसंबर 23 में 1 2 3 4 5 एमसीक्यू तक आ गया। जून 24 में 3 एमसीक्यू आया, दिसंबर 24 में 1 2 3 4 आया, जून 25 में 1 2 3 आया, और दिसंबर 25 में भी 3 आया। तो ये तो कंफर्म है भाई साहब कि मार्जिनल कॉस्टिंग से 3 एमसीक्यू आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग से 3 एमसीक्यू। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे बात करें तो जून 23 में 1 आया, दिसंबर 23 में 1 2, जून 24 में भी 2, दिसंबर 24 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक भी एमसीक्यू नहीं, 1 एमसीक्यू आया, और जून 25 में भी 1 एमसीक्यू आया, दिसंबर 25 में भी 2 एमसीक्यू आया। तो 2 एमसीक्यू यहां से भी बन जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से।
देन डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, जून 24 में 1 2 3, दिसंबर 24 में 1 2 3 4, जून 25 में 1 2 3 और दिसंबर 25 में 1। इससे भी क्या हो रहा है, 3 एमसीक्यू मिनिमम आ ही रहे हैं। तो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से भी 3 एमसीक्यू बनते हैं। तो ये चैप्टर को भी बहुत अच्छे से करना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिसीजन थ्योरी, देखिए हर अटेम्प्ट में 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, दिसंबर 24 में 1 भी नहीं, जून 25 में 1 2 और दिसंबर 25 में भी 1। तो मिनिमम 1 से 2 एमसीक्यू इस चैप्टर से भी आ जा रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि डिसीजन थ्योरी से भी 2 एमसीक्यू आ ही जाएंगे। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये एकदम प्रोमिनेंट चैप्टर्स हैं, इनसे तो हर बार आ ही रहा है। और इंट्रोडक्शन टू एमए से भी देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू एमए से 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 2। तो इंट्रोडक्शन टू एमए से भी लास्ट 4 अटेम्प्ट में से एमसीक्यू आ ही रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू एमए से भी 1 एमसीक्यू आएगा। बजट देखते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग पे बात करते हैं पहले। ट्रांसफर प्राइसिंग से 1 एमसीक्यू, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर नहीं आया जून 23 में। तो ऑलमोस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग से भी हर अटेम्प्ट में 1 एमसीक्यू तो आ ही जाता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग से 1 एमसीक्यू। फिर बजट 1 एमसीक्यू बजट से, इधर जून 25 में भी बजट से 1 एमसीक्यू आया ही है। दिसंबर 24 में भी एक अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन बजट से आया है। जून 24 में बजट से 1, बजट से 2, तो इधर भी बजट से 2 एमसीक्यू आ गया है। दिसंबर 23 में भी बजट से 1। तो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में बजट से भी 1 या 2 एमसीक्यू आ रहा है। तो यहां पे बजट से 1 आएगा। अब अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में देखिए 2 एमसीक्यू 3 एमसीक्यू दिसंबर 24 में, जून 25 में 1 एमसीक्यू, दिसंबर 25 में 1 2 एमसीक्यू इधर भी आ गए। तो लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट में से एबीसी से भी आ ही रहा है। तो एबीसी से भी आप मान के चलिए कि 1 से 2 एमसीक्यू आ ही जाएगा। और लास्ट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से देखिए हर अटेम्प्ट में 1 एमसीक्यू तो इधर से भी आ रहा है, 1, इधर भी 1, इधर भी 1, 2 एमसीक्यू। दिसंबर 24 में नहीं आया। जून 24 में भी 1 एमसीक्यू आया। दिसंबर 23 में 1 भी एमसीक्यू नहीं आया और जून 23 में आया ही। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से भी ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आता है, कोई एक आध अटेम्प्ट में नहीं आया है। तो इससे भी 1 एमसीक्यू तो करना ही है। कितने एमसीक्यू हो गए, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 7 3 10 और 2 5 15। तो ये सारे चैप्टर्स है जिनमें से एमसीक्यू आना है। मार्जिनल कॉस्टिंग में से 3, स्टैंडर्ड में से 2 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डीपीएम में से 3, डिसीजन थ्योरी में से 2, इंट्रोडक्शन टू एमए से 1, ट्रांसफर प्राइसिंग से 1, बजट से 1, एबीसी से 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से 1। तो ये एक ब्लूप्रिंट टाइप का है। हो सकता है किसी से 2 आ जाए, किसी से 3 भी आ जाए, तो वो वैरी करेगा। लेकिन ये सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, इनसे हर बार 1 एमसीक्यू आता ही आता है। तो इन चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं पेपर एनालिसिस मींस डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 2A जो है हर बार इंट्रोडक्शन टू एमए से है। इंट्रोडक्शन टू एमए एक थ्योरी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू एमए से आता ही है। तो इस बार भी क्या आएगा, इंट्रोडक्शन टू एमए से ही थ्योरी क्वेश्चन आएगा। और जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से थ्योरी बन सकता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें से तो थ्योरी बन ही नहीं सकता है, तो वो देख के ही समझ में आ गया। और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे आपको लगेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने अपने सुपर 50 में भी कवर किया है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन टू एमए से थ्योरी क्वेश्चन वहां से आएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। 2B में एबीसी का बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, निकल जाएगा आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको भी ऑप्शन में बिल्कुल भी निकालने का सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि इजी है। 2A में इंट्रोडक्शन टू एमए से आ गया, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है वो पढ़ना है। एबीसी का क्वेश्चन ऐसे ही इजी रहता है, तो क्वेश्चन 2 तो करना ही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग,
ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है इससे। तो अगर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत अच्छा होल्ड है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना इसको आप मान के चलिएगा कि आपको ऑप्शन में शायद निकालना पड़े, क्योंकि इसमें ना एक बहुत ही एडवांस क्वेश्चन आता है आपका। कभी वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग की फैक्टर मेक बाई सबको मिक्स करके भी एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है जिसको आप चाहो तो ऑप्शन में निकाल सकते हो, अगर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग पे उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है तो। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में स्ट्रांग होल्ड है तो वेल एंड गुड है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आराम से कर लीजिएगा। तो सोच सकते हो आप इसको ऑप्शन में निकालने का। अब 4A में क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बेसिक क्वेश्चन आएगा, वो इजी आप कर लोगे, वो तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ा है। और 4B में भी एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो भी इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा एडवांस्ड आता है, 4A 4B दोनों इजी आता है, तो इसको भी ऑप्शनल में तो निकालना नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर ही छोड़ के चला जाऊंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग से देख लीजिए 3 MCQ तो ऐसे ही आता है 6 मार्क्स का, और यहाँ पे भी 28 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल मींस डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी आ ही जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो आपको हर हाल में करके ही जाना है, 31 मार्क्स तक का वेट कैरी करता है। तो क्वेश्चन 3 चाहो तो आप ऑप्शन में निकाल सकते हो, बट 4A 4B तो करना ही है। तो यहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक क्वेश्चन और एक कोई सा मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा एडवांस वर्जन वाला क्वेश्चन आएगा, बट वो भी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं रहेगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 में ना ये पता नहीं चेंज करते रहते हैं पैटर्न, कभी बजट पूछा, कभी बजट पूछा, फिर कभी स्टैंडर्ड पूछ लिया, फिर मार्जिनल पूछ लिया, फिर स्टैंडर्ड पूछ लिया। तो ये डिपेंड करेगा, बट स्टैंडर्ड भी पढ़ना ही है, बजट भी पढ़ना ही है, मार्जिनल भी पढ़ना ही है। तो तीनों चैप्टर को इस हिसाब से पढ़िएगा कि कोई सा भी क्वेश्चन आए 5 में तो आप अटेम्प्ट कर लो। इस बार क्या हुआ था कि 5A 5B में दोनों से ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया था, तो इस बार मेरे को लगता है कि फिर से वापस वही होगा कि 5A 5B में स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर क्या होता है ना, स्टैंडर्ड में ज्यादातर ओवरहेड वेरिएंस पूछा जाता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस का काम हो जाता है। तो ज्यादातर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो सेल्स वेरिएंस या फिर ओवरहेड वेरिएंस पूछते हैं, तो उन सब वेरिएंसेस को आप थोड़ा ज्यादा पढ़िएगा। मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस को थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि ज्यादातर ओवरहेड वेरिएंस ही क्वेश्चन आता है, तो ओवरहेड वेरिएंस पे ध्यान देना है। अब क्वेश्चन 6A 6B अगेन बजट से आने वाला है। तो बजट में भी फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट ज्यादातर करके आपको पढ़ना है। तो फ्लेक्सिबल बजट ऐसे ही ईजी होता है, कैश बजट ऐसे ही ईजी होता है, पढ़ लीजिएगा। तो इसको भी आप ऑप्शनल में निकालने का मत ही सोचिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को 5 भी करना है, 4 भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो रहता है वो हर बार डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आता है, पूरा 7A 7B दोनों। अब 7A में क्या आता है, ईवी आता है हर बार। देखिए लास्ट अटेम्प में डू पॉइंट और ईवी आया था, तो इस बार क्या चांस है कि वापस से डू पॉइंट आ सकता है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि डू पॉइंट का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो है वो 7A में आया था जून 25 में, उसके बाद नहीं पूछा गया। उसके बाद हर अटेम्प में ईवीए कंप्यूटेशन ही आया, तो इस बार मेरे को लगता है कि डू पॉइंट भी पूछ सकते हैं वो। तो डू पॉइंट ईवीए दोनों ही करना है अच्छे से, डू पॉइंट ईवीए दोनों ही अच्छे से कर लीजिएगा। और 7B जो रहता है हर बार लर्निंग कर्व से ही आता है, एक बार बैलेंस स्कोर कार्ड आ गया था, बट बाकी ऑलमोस्ट हर टर्म में लर्निंग कर्व से ही आ रहा है, तो इस बार भी चांस क्या है कि लर्निंग कर्व से ही आएगा। और लर्निंग कर्व में भी कैसा क्वेश्चन, आपका रिपीट ऑर्डर वाला क्वेश्चन। बैलेंस स्कोर कार्ड का भी एक आध क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर चांस किसका है, लर्निंग कर्व का ही है, तो उधर भी ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, डिसीजन थ्योरी से आता है, हर अटेम्प्ट में देखिए डिसीजन थ्योरी आ रहा है। तो अधिकतर टाइम कैसा क्वेश्चन आता है, डिसीजन ट्री बनाने का क्वेश्चन आता है। पिछले अटेम्प्ट में आया था डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, तो इस बार भी क्या आएगा, इस बार मेरे को लग रहा है डिसीजन ट्री से आ सकता है, तो आप डिसीजन ट्री पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी देख लीजिएगा और प्रोबेबिलिस्टिक बजट भी देख लीजिएगा इसमें। फिर 8B में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से थ्योरी आता है, तो इसको भी ऑप्शनल में निकालने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि 8A क्वेश्चन बड़ा इजी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में भी कुछ गिने चुने थ्योरी क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, एक ऑप्शन में आप निकालने का आपने सोच लिया, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, इसको ऑप्शन में निकाल लीजिएगा, बाकी सब पढ़ के जाइएगा। फिर एग्जाम में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा समय लग सकता है या मेरे से नहीं भी बन सकता है, तो उसको फिर आप ऑप्शन में निकाल दीजिएगा। तो तैयारी आपको ऐसी करनी है कि 7 मीन्स जो 7 डिविजन हैं आपके, उसमें से 6 आपको आने चाहिए। एक आप पहले से ही सोच के जाओ कि हाँ ठीक है इसको ऑप्शनल में निकालूंगा, उसको ऑप्शनल में निकाल दीजिए।
और एक चॉइस जिसको ऑप्शन में निकालना है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे, एग्जाम पे डिसाइड करिए कि किसको निकालू। क्लियर। अब इसके बाद है अपने पास ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो देखते हैं ओएमएसएम में एमसीक्यू के पीओवी से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन टू ओएम, एक एमसीक्यू आया। फिर दिसंबर 23 में एक एमसीक्यू आया अगेन। जून 24 में एक एमसीक्यू आया। दिसंबर 24 में एक एमसीक्यू आया। जून 25 में एक, दो, तीन एमसीक्यू तक आ गए। और दिसंबर 25 में भी एक एमसीक्यू आया। तो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एक एमसीक्यू तो इससे आ ही रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू ओएम से एक एमसीक्यू आना है। फिर प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो एक, दो, तीन। दिसंबर 25 में तीन एमसीक्यू आया। जून 25 में एक एमसीक्यू आया। दिसंबर 25 में एक, दो एमसीक्यू आया। जून 24 में एक एमसीक्यू आया। दिसंबर 23 में अगेन एक एमसीक्यू आया। और जून 23 में फिर से एक एमसीक्यू आया। तो हर अटेम्प्ट में प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में से भी एक से दो एमसीक्यू आ जाते हैं। और कौन से एमसीक्यू आते हैं? वो जो आईएसओ का नंबर वाला एमसीक्यू है ना कि 9000, 9001, 9002 का क्या नंबर्स है, वो सब ध्यान में रखिएगा, वही से एमसीक्यू बनता है। तो प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में से भी आप मान के चलिए कि दो एमसीक्यू आ जाएंगे। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट मीन्स पर्ट सीपीएम की बात करें तो इसमें से एक, दो, तीन ये आया। फिर जून 25 में एक भी एमसीक्यू नहीं आया। दिसंबर 24 में भी नहीं आया। नहीं, प्रोजेक्ट प्लानिंग पे एक क्वेश्चन तो आया ही यहाँ पे दिसंबर 24 में। फिर जून 24 में भी एक क्वेश्चन आया। और दिसंबर 23 पे भी एक क्वेश्चन आया। तो इससे भी हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आ ही रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से भी मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद ऑपरेशंस प्लानिंग, एक एमसीक्यू। फिर दिसंबर 23 में भी एक एमसीक्यू। जून 24 में एक एमसीक्यू। दिसंबर 24 में भी एक एमसीक्यू। जून 25 में तीन एमसीक्यू। दिसंबर 25 में एक भी एमसीक्यू नहीं। तो ऑपरेशंस प्लानिंग में से भी ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एक या दो एमसीक्यू तो आया ही है। तो आप मान के चलिए कि ऑपरेशन प्लानिंग में से भी दो एमसीक्यू आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड कंट्रोल, इधर एक एमसीक्यू। फिर जून 24 में भी एक एमसीक्यू। दिसंबर 24 में भी एक एमसीक्यू। जून 25 में भी एक एमसीक्यू। और दिसंबर 25 में भी एक एमसीक्यू। तो हर अटेम्प्ट में एक एमसीक्यू तो डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड कंट्रोल से भी आया है, इसको भी करना है। कंट्रोल। अब एसएम में चलते हैं। देखिए एसएम में इंट्रोडक्शन टू एसएम में से तीन एमसीक्यू आया। इधर भी एक एमसीक्यू आया। एक और एमसीक्यू आया, दो। फिर दिसंबर 24 में एक एमसीक्यू ही आया इंट्रोडक्शन टू एसएम में से। जून 24 में एक एमसीक्यू, दो एमसीक्यू। दिसंबर 23 में एक एमसीक्यू। और जून 23 को तो छोड़िए, इग्नोर करिए। तो इंट्रोडक्शन टू एसएम में से भी दो से तीन एमसीक्यू बन जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि एक से दो एमसीक्यू तो इससे भी आएंगे ही। दो से तीन का मतलब हो गया कभी दो पूछ रहा है, कभी तीन पूछ रहा है, तो क्या पता क्या पूछेगा। तो मान के चलिए कि दो एमसीक्यू ऑन एन एवरेज तो इससे आता है। फिर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग से एक एमसीक्यू इधर आया। जून 25 में भी एक एमसीक्यू आया। दिसंबर 24 में दो आया। जून 24 में एक आया। दिसंबर 23 में दो आया। तो इससे भी एक या दो एमसीक्यू स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग से आ जाता है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग से भी मान के चलिए एक से दो एमसीक्यू। और लास्ट हमारा डिजिटल स्ट्रैटेजी, नहीं, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी भी तो है। फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी से एक एमसीक्यू इधर, एक एमसीक्यू इधर। फिर दिसंबर 24 में अगेन एक एमसीक्यू। जून 25 में नहीं आया, कोई बात नहीं। दिसंबर 25 में भी एक आया। तो फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी से भी एक एमसीक्यू आना है। स्ट्रैटेजी एक एमसीक्यू।
अब लास्ट है हमारे पास डिजिटल स्ट्रैटेजी। देखिए डिजिटल स्ट्रैटेजी से कब कब एमसीक्यू आ रहा है। दिसंबर 25 में तो एक भी नहीं आया, कोई बात नहीं। जून 25 में डिजिटल स्ट्रैटेजी से एक एमसीक्यू आया। दिसंबर 24 में भी दो एमसीक्यू आए। जून 24 में भी एक एमसीक्यू आया और दिसंबर 23 में भी एक एमसीक्यू तो आया ही। तो हर अटेम्प्ट में 1 से 2 एमसीक्यू इससे भी आ रहा है, डिजिटल स्ट्रैटेजी में से भी। तो डिजिटल स्ट्रैटेजी में से भी मान के चलिए एक एमसीक्यू आएगा। एसएम से कुल मिला के 5 एमसीक्यू हर बार आता है। तो 5 में से डिजिटल स्ट्रैटेजी में से एक आ गया, फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन में से एक आ गया, इंट्रोडक्शन टू एसएम में से 1 या 2 आया और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस या प्लानिंग में से 1 या 2 आया। तो बस ध्यान में रखिएगा कि किसी एक चैप्टर में से 2 आएगा और बाकी सब में से 1 आएगा। बाकी ओएम में इन सब चैप्टर्स में से आता है। अब इनके अलावा जो चैप्टर्स बच गए उनसे बाकी एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये वो सारे चैप्टर्स हैं जिनसे हर अटेम्प्ट में एमसीक्यू पूछा ही जाता है, तो आपको अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी है। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A जो है हमेशा किससे रहता है, इंट्रोडक्शन टू ओएम से। देखिए रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये भी ओएम से। एक बार कभी इन्होंने फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट पूछा था, पता नहीं कब, फिर ओएम से, फिर इंट्रोडक्शन टू ओएम से। तो हर अटेम्प्ट में इंट्रोडक्शन टू ओएम से ही आ रहा है। और इंट्रोडक्शन टू ओएम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे थ्योरी के टॉपिक्स भी बहुत कम है, तो उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ऑप्शन में छोड़ने का तो इधर से दिमाग से हटा दीजिए, ये गया। अब क्वेश्चन नंबर 2B में डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल से आता है। हर टाइम में वहीं से आ रहा है। देखिए बेसिक प्रोसेस टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोडक्ट डिजाइन, स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग, फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो एक बार इवैल्यूएट करिएगा, आपको पता चली जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स हैं, उनको देख लीजिएगा। ऐसे हमने अपने सुपर 50 में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया ही है, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। और अगर आपके पास खुद आपने कोई नोट बनाया है तो वहां से अगर आप रेफर करोगे तो वो सबसे बढ़िया होगा। तो इसको भी ऑप्शनल में निकालने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। 3A में अगेन थ्योरी क्वेश्चन है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में से आता है। हर अटेम्प्ट में देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में से ही आया है। अभी लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने रिप्लेसमेंट में से पूछ लिया था, तो अच्छी बात है आपके लिए। हर अटेम्प्ट में 3A का जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन रहता था। इस अटेम्प्ट में जो दिसंबर 25 का एग्जाम हुआ वहां पे उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर आपको प्रैक्टिकल पसंद है तो आपके लिए अच्छी बात है, और अगर आपको थ्योरी पसंद है तो ये थोड़ी बुरी बात हो सकती है। अब इस अटेम्प्ट में हो सकता है कि वो वापस प्रैक्टिकल पूछे या थ्योरी पूछे, दैट आई डोंट नो। तो आप दोनों ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो आपको वैसे भी पढ़ना ही है। रिप्लेसमेंट में से एक क्वेश्चन तो आता ही है हर अटेम्प्ट में, तो ये तो पढ़ना ही है। इस चैप्टर में से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में से थ्योरी क्वेश्चन बनता है 3A में, तो आप पढ़ के जाइएगा। हो सकता है कि इस बार जो पेपर पैटर्न आए उसमें 3A में वापस वो पूछ ले, दैट आई डोंट नो। 3B में डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन आता है, बड़ा इजी रहता है, आपको भी पता है। तो इस क्वेश्चन को भी ऑप्शनल में नहीं निकालना है, क्योंकि रिग्रेशन है या फिर कैजुअल रिलेशनशिप एनालिसिस रहता है, तो वो भी बहुत ईजी है। तो ये जो यूनिट है 3 नंबर, इसको भी नहीं छोड़ना है। या तो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में से थ्योरी आएगा, कर लीजिएगा, उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, और डिमांड फोरकास्टिंग तो ऐसे ईजी है, तो इसको भी ऑप्शनल में नहीं निकालना है। फिर 4A असाइनमेंट से आता है, सिमुलेशन से आता है, ये भी बड़ा ईजी है, इसको भी कर लेना है। अब 5 नंबर जो है, अभी तक क्या होता था कि रिप्लेसमेंट से आता था। 5A में जो क्वेश्चन था वो रिप्लेसमेंट में से आता था। इस टर्म में उन्होंने 3A में पूछ लिया, तो अगर वो पुराने पैटर्न पे वापस जाएंगे तो 5A में रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा। तो रिप्लेसमेंट भी इजी टॉपिक है, आप पढ़ लीजिएगा। और 5 भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रहता है, पर्ट CPM से, तो वो भी इजी है, कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा क्या होता है ना कि रिप्लेसमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है इन चैप्टर्स पे, मीन्स आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप इसको ऑप्शनल में निकालने का सोच सकते हो। ये आप ऑप्शनल में निकालने का सोच सकते हो, बट बाकी तो आपको करना ही है। तो ये हो गई आपकी OM पोर्शन की बात। अब इसमें से क्या आएगा दैट गॉड नोस, क्योंकि ये पेपर पैटर्न इन्होंने पिछले साल बदल दिया था, वापस पुराना पैटर्न फॉलो करेंगे, नया पैटर्न फॉलो करेंगे, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन चैप्टर्स वही सारे हैं, 2A 2B तो सेम ही है। 3A में थोड़ा डाउट है, तो 3A में अगर आप रिप्लेसमेंट पढ़ोगे तो वो बेकार तो जाना नहीं है, 5A में काम आएगा ही आएगा। बाकी 3B सेम है, 4A 4B सेम है ही। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पढ़ना वही है, बस क्वेश्चन सिर्फ ऊपर नीचे हो गया। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी फिर 6 नंबर ऑनवर्ड, 6A 7A मीन 6 7 8 तीनों क्या है, SM से रहता है। 6A में इंट्रोडक्शन टू SM से आएगा, 6B में डिजिटल स्ट्रैटेजी से आएगा, हर अटेम्प्ट में फिक्स है, यहीं से आता है। 7A 7B स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से आएगा, फिक्स है।
और 8A 8B 8C या 8A 8B स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में से आएगा। तो इंट्रोडक्शन टू एसएम से 7 मार्क्स का आएगा और डिजिटल स्ट्रैटेजी से 7 मार्क्स का आएगा। तो अगर आप इंट्रोडक्शन टू एसएम छोड़ते हो तो डिजिटल स्ट्रैटेजी भी छोड़ दीजिए, फिर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग और फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी पूरा पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से अपने हिसाब से कि आपकी क्या पढ़ाई है, आपने किसको कैसे रिवाइज किया है, आप किसको पढ़ना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या ऑप्शनल में निकालोगे और क्या आप पढ़ोगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप OM पढ़ के चले जाओगे, SM छोड़ दोगे, तो आप फंस जाओगे। क्योंकि देखिए 14 मार्क्स 14 मार्क्स 14 मार्क्स 42 मार्क्स तो क्लियर है कि SM में से आ रहा है, और 5 MCQ भी SM में से आता है। 42 + 10 52 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का ही है कि SM में से आना ही आना है। देख लीजिए 52 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का ही SM में से आएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप छोड़ के चले जाओगे पूरा SM को, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने SM नहीं पढ़ा है, तो कुछ कुछ चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए, जैसे इंट्रोडक्शन टू SM डिजिटल स्ट्रैटेजी पढ़ लिया, तो ये कवर हो गया पूरा 14 मार्क्स इधर। तो वो आपको अपने हिसाब से, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से डिसाइड करना है। अब लास्ट है हमारा MCQ एनालिसिस ऑफ FMBDA और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ FMBDA। देखिए FMBDA में अब क्या है, सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ FM में। तो जून 23 में 2 MCQ आया, दिसंबर 23 में भी 1-2 MCQ आया, जून 24 में 1-2 MCQ आया ही, दिसंबर 24 में भी 1 MCQ आया ही, जून 25 में 2 MCQ आया, दिसंबर 25 में भी 3 MCQ आ गया। तो खुद आपको समझ में आ ही गया है कि फंडामेंटल्स ऑफ FM से मिनिमम 2 MCQ तो आता ही है, हर अटेम्प्ट में आया है। फंडामेंटल्स ऑफ FM 2 MCQ इधर से आ गया। अब इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन FM में देखते हैं, 1 MCQ 1 MCQ 2 इधर हुआ। दिसंबर 23 में अगेन 1-2, जून 24 में 1-2, दिसंबर 24 में 1 ही आया, जून 25 में 1-2, दिसंबर 25 में 3। तो इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन FM में से भी मिनिमम 2 MCQ आता ही है। तो इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन FM से 2 MCQ करना है। तो 4 MCQ तो यही 2 चैप्टर से हो गए। रेशियो से 2 MCQ आया दिसंबर 25 में, जून 25 में 1 ही आया, दिसंबर 24 में 2 आया, जून 24 में भी 2 आया, दिसंबर 23 में 1 ही आया। लेकिन आपको दिख ही रहा है कि ऑलमोस्ट 1 या 2 हर अटेम्प्ट में आ ही रहा है। तो मान के चलिए कि रेशियो एनालिसिस से 2 MCQ इस बार भी आ सकता है। कैपिटल बजटिंग से 2 MCQ, फिर जून 25 में कैपिटल बजटिंग से 1 MCQ, दिसंबर 24 में कैपिटल बजटिंग से 1 भी MCQ नहीं आया, जून 24 में 1 MCQ आया, दिसंबर 23 में 1 MCQ आया, जून 23 को तो वैसे इग्नोर करते हैं, बट इसमें भी आया नहीं है, बट ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग से भी मान के चलिए कि 1 MCQ आना ही है, कैपिटल बजटिंग में से भी 1 MCQ आएगा। फिर वर्किंग कैपिटल में से 2 MCQ आया, जून 25 में वर्किंग कैपिटल से 1 MCQ आया, दिसंबर 24 में वर्किंग कैपिटल से 2 MCQ आया, जून 24 में भी 2 MCQ आया, दिसंबर 23 में भी 2 MCQ आया। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से भी हर अटेम्प्ट में 2 MCQ आता ही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 1 MCQ, फिर जून 25 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 1 MCQ अगेन, दिसंबर 24 में लगता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नहीं आया, कोई बात नहीं। जून 24 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 1 MCQ आया ही, दिसंबर 23 में भी 1-2 MCQ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आ गया। तो हर अटेम्प्ट में 1 या 2 MCQ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी आता ही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी 1 MCQ आ गया। अब DA की बात करें तो DA में ऑन एन एवरेज 1-2-3 MCQ, इधर भी 1-2-3 MCQ, 1-2-3 MCQ, जून 25 में 1-2-3 MCQ, दिसंबर 25 में 2 MCQ। तो हर अटेम्प्ट में आपका DA पोर्शन से भी 3 MCQ आता ही है। तो ये आपको देख लेना है। अब जो MCQs बच गए वो और अदर चैप्टर्स में से आ सकते हैं, जैसे लेवरेज में से आ गया, डिविडेंड डिसीजन में से आ गया, कैपिटल स्ट्रक्चर में से आ गया। वो हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस चैप्टर्स में से आएगा, लेकिन ये तो श्योर शॉट है कि इनमें से हर अटेम्प्ट में आता ही है। 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13
13 एमसीक्यू तो यहीं से हो गए। अब बाकी जो 2 एमसीक्यू बचे वो किसी भी चैप्टर्स में से आ सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। हर जितने भी सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए जैसे कॉस्ट, एमए, एफएम और ओएमएसएम, इन सब के एमसीक्यू मैराथन हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जिसमें हमने सारे एमसीक्यूज जो भी आज तक इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए उनको बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया है। तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चैप्टर्स जिनको आप एमसीक्यू ऑप्शनल में निकाल रहे हो उनके भी एमसीक्यूज देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज में आपके पास ऑप्शन नहीं है, वहां आपको सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने ही है। और एमसीक्यूज ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा मोटा मार्क्स का वेट कैरी करता है, 30 मार्क्स कैरी करता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो उन वीडियोस को प्लीज रेफर करिएगा, या हमारे बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हो, उन बुक्स में सारे एमसीक्यू कंपाइल्ड हैं, आप देख जरूर लीजिएगा। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2A जो है हर बार इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट से ही आता है, और बड़ा ही इजी है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिलेक्टेड थ्योरी पोर्शन है जिनमें से क्वेश्चन आता है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो इधर भी उसी से आना है, इन फाइनेंशियल मार्केट, उधर से आया। फिर डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डेटा एनालिसिस आता है। तो अगर आपने ये सोच के रखा है कि आप पूरा एफएम पढ़ के जाओगे, डीए छोड़ दोगे, तो क्वेश्चन नंबर फिर 2 आप ऑप्शनल में निकाल सकते हो। क्वेश्चन 2 आप ऑप्शनल में निकाल सकते हो। और अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया कि आप डीए पढ़ के ही नहीं जाओगे, तो फिर क्वेश्चन 8 भी आपको ऑप्शनल में निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 भी ऑप्शनल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नंबर 8 डीए से ही आता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे कि डीए पूरा छोड़ दोगे तो हो जाएगा, मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आपने ऑप्शनल में निकाल दिया, क्वेश्चन 8 ऑप्शनल में निकाल दिया, बाकी सारा तो एफएम का कर लिया पूरा। तो ये पॉसिबल है कि आप डीए को ऑप्शनल में निकाल दो, बस एमसीक्यूज देख लीजिएगा, तो आप आराम से पास हो जाओगे, एग्जामिशन भी आ जाएगा। बट अगर आपने सोचा है कि आप डीए पढ़ोगे, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 को ऑप्शनल में निकालने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी रहता है। अगर एक बार आपने थ्योरी पढ़ लिया तो प्लीज अटेम्प्ट कर ही लीजिएगा। फिर 3A फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, रेशियो में जितने भी रेशियो हैं उन सबको देख लीजिएगा, हर बार रेशियो से ही आता है, तो यहाँ भी रेशियो से ही आना है। 3B कैश फ्लो से आता है। देखिए, फंड फ्लो आया, फिर कैश फ्लो आया, फिर अल्टमैन जेड स्कोर आया, फिर कैश फ्लो आया, फिर कैश फ्लो आया। तो बहुत टाइम से अल्टमैन जेड स्कोर और फंड फ्लो नहीं आया है, तो इस बार चांस क्या है, अल्टमैन जेड स्कोर या फंड फ्लो आने का है। तो इस बार प्लीज आप अल्टमैन जेड स्कोर और फंड फ्लो को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट में से कैश फ्लो आ चुका है। तो इस बार क्या आएगा, अल्टमैन जेड स्कोर आएगा या फंड फ्लो आएगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब 4A जो है ये अगेन बड़ा इजी है। कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट आता है या कॉमन साइज आता है, और वो भी ऑल्टरनेट। देखिए, एक बार कंपेरेटिव आया, एक बार कॉमन साइज स्टेटमेंट आया। तो लास्ट अटेम्प्ट में क्या आया, कंपेरेटिव आया, तो इस बार क्या आएगा, कॉमन साइज आएगा। तो क्वेश्चन 3 को भी ऑप्शनल में बिल्कुल भी निकालने का नहीं सोचना है, करना ही है। क्वेश्चन 4 तो बड़ा ही ईजी है। 4A तो 7 मार्क्स आपको फ्री में देके जाएगा। 4B में कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन 4 को भी ऑप्शनल में नहीं निकालना है, करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। अगर आपका कैपिटल बजटिंग पे कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को कैपिटल बजटिंग में डर लगता है, बट क्वेश्चन इजी आता है। तो पूरा 5 है, 5 भी किससे रहने वाला है, कैपिटल बजटिंग से। तो कैपिटल बजटिंग को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसको कर लीजिएगा, और नहीं किया तो ऑप्शन में निकाल दीजिएगा। बट अगर आप डीए को ऑप्शन में निकालोगे तो फिर आपको एफएम के सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे, वहां पे फिर आपका एफएम में ऑप्शनल छोड़ने का हिसाब खत्म हो जाएगा। 6A में ना हर बार वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना रहता है। तो इस बार भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का ही क्वेश्चन आएगा, ये तो कंफर्म है। और 6B में डिपेंड करता है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आता है, तो 2 बार इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से आ चुका है, पिछले अटेम्प्ट में भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से ही आया था। तो इस बार हो सकता है कि मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स या मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स में से आ जाए, तो उधर ध्यान देना है। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स या पेबल मैनेजमेंट, उनको देख लीजिएगा। अब 7A या तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से आएगा या डिविडेंड डिसीजन से आएगा। देखिए, हर अटेम्प्ट में डिविडेंड डिसीजन से ही आता है, कभी कभी वो कैपिटल स्ट्रक्चर से पूछ लेते हैं। तो लास्ट अटेम्प्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर से पूछ लिया गया, तो इस बार किससे आएगा, डिविडेंड डिसीजन से ही आएगा, डिविडेंड डिसीजन। तो इसको अच्छे से कर लेना है, डिविडेंड डिसीजन को। 7B अगेन लेवरेज से आता है, बड़ा इजी क्वेश्चन रहता है लेवरेज का।
तो 7B करना ही करना है। तो 7 नंबर भी ऑप्शनल में निकालने का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो क्या क्या आप ऑप्शनल में निकाल सकते हो? अगर आपने डीए पूरा छोड़ दिया तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 8 निकाल दिया, और अगर आपने एफएम पूरा अच्छे से नहीं किया है तो डीए करना ही पड़ेगा, तो क्वेश्चन 2 करना ही है, क्वेश्चन 8 करना ही है। ये हो गया। किसको आप ऑप्शनल में निकाल सकते हो? ऑप्शनल में आप निकाल सकते हो कैपिटल बजटिंग को, और एक आप निकाल सकते हो ये वर्किंग कैपिटल वाला क्वेश्चन को, क्योंकि यही दो चैप्टर्स है जिनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है स्टूडेंट को, तो उनका ग्रिप उतना अच्छा बन नहीं पाता है। अगर कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपने कर लिया है तो फिर आप डीए वाले पोर्शन को ऑप्शनल में निकाल सकते हो, और डीए आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो फिर कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को ऑप्शनल में निकाल सकते हो। लेकिन कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है, ताकि एग्जाम में कोई भी अनसर्टेनिटी आए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पढ़े थे बट आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर आप उस केस में कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अटेम्प्ट कर सको। ये ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस और बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इससे ही आता है। और 8B में डेटा प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग एंड वैलिडेशन में से आता है, तो ये पढ़ लेना है। तो ये सब तो सिलेक्टेड थ्योरी पोर्शंस हैं जिनमें आपको मालूम है कि क्या थ्योरी पढ़नी है, किन में से आता है, उन सबको एक बार देख लीजिएगा। तो ये था हमारा पूरा एबीसी एनालिसिस। अब आपको क्या करना है, मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से प्रिंट कर लीजिएगा और अपने स्टडी टेबल के आगे लगा लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं ज्यादा एम्फेसिस के साथ, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप थोड़ा कम एम्फेसाइज भी करोगे तो चल जाएगा। बट हाँ, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, पढ़ना सब कुछ है। अगर लास्ट में आपको लगे कि आपके पास टाइम कम है तो फिर आप जो ए कैटेगरी चैप्टर्स है उनको ज्यादा फोकस करिएगा, और जो बी सी कैटेगरीज है उनको थोड़ा कम फोकस आप करोगे तो चल जाएगा। और हमने चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए डाले हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी हम डालेंगे, एफएम का भी हम डालने वाले हैं। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग के हमने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस डाल दिए हैं, तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एमसीक्यू वीडियो सारे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। सारे मैराथन के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। तो हमने पूरी जितना भी 360 कवरेज होता है सब कर दिया है आपके लिए। मैराथन वीडियोस हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, रिवीजन वीडियोस हैं, सब कुछ है। तो आप जो भी आपको हेल्प चाहिए आप ले सकते हो। फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, हम ज़रूर सॉल्व कर देंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।